हर केस के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आपकी नींद, आपका चैन और आपका होश तक छीन लेती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे करियर का सबसे डरावना, सबसे रहस्यमयी और सबसे मुश्किल केस था। एक ऐसा केस जहां डर मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था और मौत हर कोने में छुपी थी। यह सब शुरू हुआ एक ठंडी, कोहरे से भरी सुबह में। मैं अपने ऑफिस में बैठा पुराने केस फाइल्स पलट रहा था कि तभी एक फोन आया। इंस्पेक्टर शेखावत लाइन पर थे। उनकी आवाज में एक अजीब घबराहट थी। अयान, तुम्हें तुरंत रुद्रगढ़ हवेली आना होगा। यहां कुछ ऐसा हुआ है जो शायद तुम्हारे अनुभव से परे है। मैंने तुरंत गाड़ी निकाली और हवेली की ओर निकल पड़ा। रुद्रगढ़ हवेली शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर बनी थी। चारों ओर घना जंगल और हवेली तक पहुंचने वाला रास्ता झाड़ियों से घिरा हुआ था। कहते हैं इस हवेली में 100 साल पहले एक राजा की हत्या हुई थी और तब से यहां अजीब घटनाएं होती रही हैं। लोग इसे शापित हवेली कहते हैं। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, पुलिस की 2 गाड़ियां पहले से खड़ी थी। इंस्पेक्टर शेखावत ने मेरा स्वागत किया, मगर उनकी आंखों में जो डर था वो कुछ और ही बयां कर रहा था। अंदर चलो अयान, खुद देख लो। मैं उनके पीछे पीछे हवेली में दाखिल हुआ। अंदर का माहौल ठंडा, स्याह और बेहद रहस्यमयी था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, छत से लटके जाले और फर्श पर खून के निशान। वो भी ऐसे जैसे किसी ने खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। खून से लिखे थे 2 शब्द, वापस जाओ। मैंने गहरी सांस ली। किसी की चीख दूर से सुनाई दी। एक पुलिसकर्मी बेहोश पड़ा था। शेखावत बोले, यहां एक लड़की की लाश मिली है। नाम था सिया वर्मा। लोकल रिपोर्टर थी। शायद इस हवेली की कहानी पर स्टोरी बनाने आई थी। लेकिन उसका हाल देखकर, तुम खुद देख लो। मैंने जब लाश देखी, मेरी रूह कांप उठी। उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे डराकर मारा हो। मगर कमरे के चारों ओर कोई भी ऐसा सुराग नहीं था जिससे यह साबित हो कि कोई अंदर आया या बाहर गया। तभी मुझे फर्श पर पड़ा एक टेप रिकॉर्डर दिखा। मैंने उसे उठाया और प्ले किया। सिया की आवाज, अगर आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मैंने कुछ देखा है यहां, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। ये हवेली जिंदा है और ये मुझे खा जाएगी। रिकॉर्डिंग वही कट हो गई। एक सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर शेखावत ने धीरे से कहा, अयान, तुम्हें ये केस लेना ही होगा। ये सिर्फ मर्डर नहीं है, ये कुछ और है। और अगर कोई इसे सुलझा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, यह केस अब मेरा है। पर एक बात याद रखो शेखावत, जब सच्चाई सामने आएगी तो वो किसी के बस की बात नहीं होगी। मैंने सबसे पहले हवेली की वास्तुकला को समझना शुरू किया। पुराने नक्शे निकाले, छिपे हुए कमरे, तहखाने और एक सुरंग जो हवेली के पिछले हिस्से से जंगल की ओर जाती थी। मैंने सिया के कैमरे की रिकॉर्डिंग्स देखनी शुरू की। उसमें कुछ अजीब परछाइयां थी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। एक जगह वीडियो में दरवाजा अपने आप खुलता है और एक हल्की सी फुसफुसाती आवाज आती है, तू भी मरेगा। मैंने वो फ्रेम स्लो मोशन में देखा। परछाई की शक्ल इंसानी नहीं थी। मैंने और शेखावत ने फैसला किया कि हम आज रात हवेली में ही रुकेंगे। रात करीब 2 बजे मुझे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला और देखा एक लड़की सफेद कपड़े में सीढ़ियों पर खड़ी है। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था। मैंने आवाज दी, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। वो लड़की अचानक सीढ़ियों से गायब हो गई। शेखावत दौड़ते हुए आए, क्या तुमने भी देखा? मैंने सिर हिलाया। ये हवेली कुछ छुपा रही थी और मैं उसे सामने लाने वाला था, चाहे मुझे किसी भी डर का सामना क्यों न करना पड़े। जिस रात रुद्रगढ़ हवेली में मैंने उस लड़की की परछाई देखी थी,
उसी पल मैं समझ गया था कि ये कोई आम केस नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य था जिसमें भूत, भ्रम और खून के रिश्ते उलझे हुए थे। और अब मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो, मैं इस हवेली की आत्मा से मिलने जा रहा था। रात की घटनाओं के बाद मैंने अगली सुबह हवेली के नक्शों का दोबारा अध्ययन किया। कुछ पुराने कागजों में एक गुप्त तहखाने का जिक्र मिला, काल कक्ष, जिसे अंग्रेजों के दौर में बंद कर दिया गया था। शेखावत और मैं उस तहखाने के प्रवेश द्वार की तलाश में लग गए। आखिरकार ड्राइंग रूम की पुरानी दीवार के पीछे एक लोहे का दरवाजा मिला। जंग लगा, लेकिन उसके पीछे की ऊर्जा अजीब थी। हमने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसे। वो जगह एकदम स्याह थी, नमी भरी दीवारें, मिट्टी की सड़ी गंध और पुरानी लकड़ियों की चरमराहट से भरी। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर कुछ दस्तावेज, एक टूटा हुआ दर्पण और एक छोटी सी डायरी मिली। डायरी पर लिखा था, जिसने भी मेरी आत्मा को जगाया वो चैन से नहीं जिएगा। रानी चारुलता। मैं चौंक गया। चारुलता रुद्रगढ़ की आखिरी रानी थी, जिसने अपने पति राजा हरिवंश की हत्या के बाद आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं वो अपनी मौत के बाद भी हवेली में रहती है। तभी अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा बंद हो गई, अंधेरा और घना हो गया। और फिर एक औरत की धीमी आवाज, तुम मेरे राज जानना चाहते हो? अयान मल्होत्रा। मैंने टॉर्च घुमाई और देखा। एक धुंधली आकृति, एक महिला, लाल साड़ी में, बिखरे बाल, आंखों से खून के आंसू गिरते हुए। मैंने डर को दबाकर पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं वो हूं जिसे सबने भुला दिया, जिसकी चीख हवेली की दीवारों में गूंजी। मैं रानी चारुलता हूं। मैंने उसकी ओर कदम बढ़ाए। तुम सिया को क्यों मार डाला? उसकी आंखें लाल हो गई। मैंने नहीं मारा, किसी और ने किया, जो अब भी जिंदा है और इंसानों के बीच छुपा है। उसका नाम वीरांश है। वीरांश? ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैंने तहखाने में छिपे दस्तावेज पलटे। एक नाम उभरा, वीरांश चौहान, राजा हरिवंश का सगा भाई, जिसे गद्दी न मिलने के बाद महल से निकाल दिया गया था। डायरी के पन्नों में लिखा था, वीरांश ने मुझे धोखा दिया। उसने राजा को जहर दिया और मुझे पागल करार दिलवा दिया। मैं उसे माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अब कहानी का एक और पहलू खुल चुका था। क्या वीरांश अब भी जिंदा था, या उसकी आत्मा, या उसके वंशज? और क्या सिया उसी राज को उजागर करने आई थी? तभी मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। पीछे मुड़ा, शेखावत बेहोश पड़े थे और एक परछाई दीवार पर सरक रही थी। मैंने दौड़कर शेखावत को बाहर निकाला। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शेखावत को होश आया तो वो कांप रहे थे। अयान, किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस वो लड़की की आंखें दिखी। मैंने तय किया, इस हवेली में कोई अदृश्य शक्ति है, लेकिन सारा खेल इंसानों का है। अब वक्त था वीरांश के बारे में सब कुछ जानने का। हवेली की तीसरी मंजिल बंद थी, पर सिया की रिकॉर्डिंग में एक क्लिप में उसने उसी मंजिल की खिड़की से एक झलक ली थी। वहां एक लाल रूम था, नरक कक्ष। रात 1 बजे मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला। वहां दीवार पर वीरांश की एक पेंटिंग टंगी थी और नीचे एक सीक्रेट लॉकर। उसमें एक बक्सा मिला। बक्से में एक ब्लैक डायरी, एक चाकू जिस पर खून के निशान थे और एक फोटो सिया के साथ खिंची हुई। मैं सिहर उठा। वीरांश अब भी जिंदा था और वो सिया को जानता था। जिस रात मुझे वीरांश की तस्वीर सिया के साथ मिली, उस रात मेरी नींद ही नहीं, मेरी सोच भी बदल गई। अब ये मामला आत्माओं से ज्यादा इंसानों का हो चुका था, और जब इंसान शैतान बन जाए तो सबसे ज्यादा खून वही बहता है। सिया और वीरांश की फोटो देखकर मैं हैरान रह गया। सिया सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं थी, वो वीरांश को पहले से जानती थी, या शायद
वो उसी के इशारों पर हवेली में आई थी। मैंने तुरंत सिया का फोन चेक किया जो पुलिस के पास था। डिलीट की गई फाइल्स को रिकवर किया। एक ऑडियो क्लिप मिली। सिया की आवाज, मैं अब हवेली में हूं। वीरांश ने कहा था कि सच यही छुपा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। चारुलता की आत्मा सच में मौजूद है और मुझे लगता है कि वीरांश कुछ छुपा रहा है। क्लिप वही कट जाती है। अब एक और नाम जुड़ चुका था, वीरांश चौहान। मैंने उसकी जानकारी निकलवाई। सरकारी रिकॉर्ड्स में उसकी कोई फॉर्मल एंट्री नहीं थी, लेकिन एक पुरानी प्रॉपर्टी डील में वी चौहान नाम का दस्तावेज मिला और वो हवेली के नाम पर ही था। मतलब वीरांश ने हवेली को खुद खरीदा या कब्जा किया था। मैंने और शेखावत ने प्लान बनाया। उस रात तीसरी मंजिल पर छुप कर रहना था। अगर वीरांश अब भी आता है तो हमें पता चल सकता था। रात के 2 बजे हवेली की घंटी अपने आप बज उठी। हवेली में कोई और था। हमने अपनी जगह नहीं छोड़ी। तभी एक आदमी छाया की तरह दीवार के पास से गुजरा और नरक कक्ष की ओर बढ़ा। मैं और शेखावत फौरन पीछा करने लगे। जैसे ही हमने कमरे में कदम रखा, वो आदमी अचानक गायब हो गया। मगर कमरे में एक लैपटॉप खुला पड़ा था। उस लैपटॉप में एक वीडियो चला हुआ था जिसमें वीरांश हवेली के अंदर खुद को रिकॉर्ड कर रहा था। वीरांश, वीडियो में अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो समझो मैं सच के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। रानी चारुलता की आत्मा सिर्फ एक परछाई नहीं है, वो जिंदा है और अब मुझे खुद बचना है। लेकिन जो मैंने किया उसका मुझे अफसोस है। सिया को मैंने, वीडियो वही बंद हो गया। शेखावत बोले, क्या मतलब? क्या उसने सिया को मारा? मैंने गहरी सांस ली। नहीं, मुझे नहीं लगता। उसने अफसोस जाहिर किया, लेकिन किसी ने उसे रोक दिया। हवेली के पिछले हिस्से में एक सीढ़ियां थी जो मिट्टी से भरी थी। हमने खुदाई करवाई और एक और तहखाना मिला, शायद हवेली के निर्माण से पहले का। वहां एक बड़ी चौकी थी और एक पुराना लोहे का बक्सा। अंदर एक कंकाल मिला और साथ ही एक लॉकेट। लॉकेट में चारुलता की फोटो थी। तभी बगल की दीवार पर खुदा हुआ लिखा था, मैं निर्दोष थी, लेकिन गुनाहगार ने मुझे ही दोषी ठहराया। मैं अब भी वही हूं। इंतजार में तभी बिजली चली गई। चारों ओर स्याह अंधेरा। फिर एक साया सामने आया, लाल जोड़े में, रानी चारुलता की आत्मा। वो मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं सच जानना चाहता हूं। अगर तुम निर्दोष हो तो बताओ सिया को किसने मारा? उसकी आंखों से खून बहता रहा। फिर वो बोली, सच जानना है तो कल रात 3 बजे तलवार कक्ष में आना। वहां हर सवाल का जवाब मिलेगा, पर एक कीमत पर। तुम्हें अपनी जान का सौदा करना होगा। और वो गायब हो गई। अब मुझे तय करना था, क्या मैं तलवार कक्ष में जाऊं? क्या मैं अपनी जान खतरे में डालकर चारुलता की आत्मा से सच उगलवाऊं? पर एक डिटेक्टिव का काम सिर्फ केस सुलझाना नहीं होता। कभी कभी उसे खुद मौत के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ती है। मैं तैयार था। तलवार कक्ष, वो जगह जिसका नाम सुनते ही हवेली की दीवारें कांप जाती थी, जहां राजा हरिवंश ने अंतिम बार सांस ली थी और जहां चारुलता ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक उसका नाम साफ नहीं होगा वो हवेली नहीं छोड़ेगी। अब वही तलवार कक्ष मेरी अगली मंजिल था और शायद आखिरी भी। मैं अकेला था। शेखावत को मना कर दिया था। ये लड़ाई सिर्फ मेरी थी। मैंने हाथ में कैमरा और जेब में पेंडेंट रखा जो तहखाने से मिला था। कमरे में प्रवेश करते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर लटकी तलवारें झूल रही थी। हर तरफ खून के निशान और बीचों बीच एक पुराना सिंहासन। तभी एक तीव्र गंध फैली और लाल धुएं के साथ चारुलता प्रकट हुई। उसके पीछे वीरांश की परछाई भी दिखाई दी। मैंने पूछा, तुमने मुझे यहां बुलाया, अब सच बताओ। चारुलता की आत्मा बोली, पहले ये जानो कि तुम किस आग में कदम रख रहे हो। ये सिर्फ मर्डर नहीं, ये बदला है। मैं निर्दोष थी,
लेकिन इतिहास ने मुझे कलंकित किया। और वीरांश, वो ही असली शैतान है। तभी वीरांश की आत्मा जोर से हंसी। मैंने जो किया वो गद्दी के लिए किया। राजा को जहर दिया, चारुलता को पागल कहा और हवेली पर कब्जा किया। सिया, वो जान चुकी थी सब कुछ, इसलिए उसे रोका। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो तुमने सिया की हत्या की? नहीं, वीरांश बोला। मैंने उसे सिर्फ डराया, पर मारने वाला कोई और था, कोई जिसे तुमने अब तक देखा नहीं। पर वो हवेली में है। तभी पीछे की दीवार खुली और वहां खड़ा था कुमार रणविजय, हवेली का केयरटेकर। हां, मैंने सिया को मारा, उसने स्वीकार किया। वो बहुत ज्यादा जान चुकी थी और मैं वीरांश का वंशज हूं। मुझे गद्दी वापस चाहिए थी। हवेली मेरी है, मैंने कहा। कानून से कोई नहीं बच सकता, आत्मा हो या इंसान। तभी चारुलता ने रणविजय की ओर देखा और बोली, तेरा अंत यही है। कमरे की तलवारें अपने आप हवा में उठीं और रणविजय की ओर बढ़ने लगी। वो चीखने लगा, नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा वंशज हूं। पर तलवारें रुकी नहीं। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। उसकी मौत हो चुकी थी। चारुलता की आत्मा मेरे पास आई। अब सच सामने आ चुका है। मेरी आत्मा को शांति मिल गई। तुमने मुझे मेरी सच्चाई दिलाई, अयान। धन्यवाद। वो धीरे धीरे लाल रोशनी में विलीन हो गई। हवेली की दीवारें अब शांत थी। शेखावत ने रणविजय की बॉडी जब्त की। वीरांश की रिकॉर्डिंग और डायरी को सबूत बनाया गया। केस बंद हुआ। पर मेरे अंदर कुछ अब भी जिंदा था। वो डर, वो रहस्य जो रुद्रगढ़ हवेली में मैंने महसूस किया। एक हफ्ते बाद मुझे एक डाक मिला, सिया के नाम से। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, क्या तुम सच में सोचते हो कि चारुलता की आत्मा सिर्फ बदला लेकर चली गई? मैंने वो चिट्ठी पढ़ी और मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। एक केस तब पूरा नहीं होता जब उसका अपराधी मारा जाए या गिरफ्तार हो जाए। असली अंत तब होता है जब हर परछाई, हर चीख और हर अधूरी कहानी अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। पर इस केस में कुछ कहानियां अब भी अधूरी थी, खासकर वो चिट्ठी जिसने मेरी सोच को फिर से उलझा दिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि चारुलता की आत्मा सिर्फ बदला लेकर चली गई? मैंने बार बार उस एक लाइन को पढ़ा, सिया मर चुकी थी। तो ये चिट्ठी किसने भेजी? कहीं कोई और इसमें शामिल तो नहीं? मैंने चिट्ठी की जांच की। कागज नया था, लेकिन उस पर एक पुरानी खुशबू थी, वही जो हवेली के पुराने कमरों में फैली थी। यानी ये चिट्ठी हवेली के अंदर से किसी ने भेजी थी। हाल ही में मैंने शेखावत को फोन किया, मैं फिर से हवेली जा रहा हूं। शेखावत चौंक गए, लेकिन अयान, केस तो बंद हो चुका है। नहीं, केस का सिर्फ एक हिस्सा खत्म हुआ है, असली रहस्य अभी बाकी है। हवेली वापस आकर मैंने सिया का कमरा खंगाला। वहां एक लकड़ी के संदूक में छिपा एक पेन ड्राइव मिला। लैपटॉप में डाला, उसमें एक वीडियो था। वीडियो में सिया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये रिकॉर्डिंग अयान को जरूर दिखाना। मैं अब जानती हूं कि रानी चारुलता की आत्मा अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। एक परछाई जो हर समय उसके पीछे रहती है, एक दूसरी आत्मा जो और भी ज्यादा क्रूर है, और वो किसी इंसान से जुड़ी है, एक काली आत्मा। अब बात और गहरी हो चुकी थी। हवेली में सिर्फ रानी चारुलता की आत्मा नहीं थी, बल्कि एक और आत्मा, एक और शक्ति जो शायद सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। मैंने हवेली के सबसे पुराने रजिस्टर और इतिहास की किताबें खंगाली। एक नाम मिला, राय बहादुर हरिकृष्ण, जो कभी हवेली के राजा का सलाहकार था, लेकिन वो काला जादू करता था। उसे चारुलता ने ही हवेली से निकाला था, और मरने से पहले उसने शपथ ली थी, अगर मुझे रोका गया तो मैं इस हवेली की आत्मा बनकर लौटूंगा और हर आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले लूंगा। मतलब चारुलता की आत्मा उसके वश में थी। मैंने अंधकार कक्ष
नाम के पुराने बंद कमरे को खुलवाया। ये वो जगह थी जहां हरिकृष्ण ने अपने काले तंत्र किए थे। अंदर अंधेरा, दीवारों पर अजीब संकेत और बीच में एक लाल गोला जिसमें राख पड़ी थी। तभी हवा रुकी और वही लाल परछाई मेरे सामने आई। अयान, तुमने जो नहीं देखना चाहिए था वो देख लिया, अब लौट नहीं पाओगे, मैंने जवाब दिया। सच चाहे जितना काला हो, उसे उजाले में लाना ही मेरा फर्ज है। तभी परछाई ने मेरी आंखों में देखा और मेरी आंखों के सामने सिया, चारुलता और रणविजय की मौत की असली घटनाएं दोबारा चलने लगी। चारुलता निर्दोष थी, लेकिन उसकी आत्मा हरिकृष्ण के तंत्र में फंसी थी। रणविजय को आत्मा ने नहीं, हरिकृष्ण की शक्ति ने मारा और सिया को डराने वाला वीरांश नहीं, वही काली शक्ति थी जो खुद को आत्मा कहती थी। मैंने उसी लाल गोले में रखी राख को 4 दिशाओं में फेंका, जैसा एक पुरानी किताब में लिखा था। फिर मुक्ति मंत्र पढ़ा। हवेली कांपने लगी, दीवारें हिलने लगी। फिर एक जोरदार चीख और वो लाल परछाई जलने लगी। उसी के साथ चारुलता की आत्मा भी दिखी, लेकिन अब शांत, मुक्त। धन्यवाद अयान, मुझे सच में अब मुक्ति मिल गई। हवेली शांत थी। पुलिस ने उसे सील कर दिया। मैंने वो चिट्ठी, पेन ड्राइव और सबूत सरकार को सौंप दिए। केस हमेशा के लिए बंद हुआ। लेकिन मेरा यकीन अब बदल चुका था। कभी कभी सबसे बड़े अपराधी इंसान नहीं, आत्माएं होती हैं। हर कहानी का अंत जरूरी नहीं कि राहत भरा हो। कभी कभी वो सवाल छोड़ जाती है और उन सवालों के पीछे छुपी होती है एक नई शुरुआत। रुद्रगढ़ हवेली का केस मेरे लिए बस एक केस नहीं, एक श्राप था। और अब मैं उसका अंतिम पन्ना पलटने जा रहा था। मैंने सोचा था सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन एक रात मुझे एक अजीब सपना आया। सिया और चारुलता एक बंद कमरे की ओर इशारा कर रही थी। मुक्ति अधूरी है, आखिरी दरवाजा अब भी बंद है। मैंने एक बार फिर हवेली का नक्शा निकाला। उसमें एक पूर्वी कक्ष का जिक्र था जो कभी खुला ही नहीं। वो हिस्सा हवेली से बाहर एक सुरंग के जरिए जुड़ा था। मैं और शेखावत उस सुरंग की ओर निकले। अंदर की दीवारें स्याह और खून से सनी थी और सुरंग के अंत में एक दरवाजा था जिस पर खून से लिखा था, ये द्वार मृत्यु का है, आगे बढ़ने वाला हर शख्स जीवित नहीं लौटता। हमने दरवाजा खोला। अंदर एक गोलाकार कमरा था, बीच में एक बड़ा पत्थर जिसके चारों ओर 4 लोगों के नाम खुदे थे। 1 राजा हरिवंश, 2 रानी चारुलता, 3 वीरांश चौहान, 4 राय बहादुर हरिकृष्ण और नीचे 5वां नाम अधूरा था, आया। शेखावत ने देखा और कांपते हुए कहा, यह तुम्हारा नाम है अयान। मैं चौंका, लेकिन तभी मेरे मन में आवाज गूंजी, तुम्हें यहां आना ही था, यह तुम्हारी नियति थी। तभी वो लाल धुंध फिर उभरी, पर इस बार उसमें हरिकृष्ण नहीं, किसी और की आत्मा थी। मेरी ही परछाई। तुम ही हो 5वां हिस्सा इस कहानी का। पिछले जन्म में तुम ही थे वो सेवक जिसने चारों की मौत को देखा पर कुछ नहीं किया। मैंने गहरी सांस ली। अगर मैं ही वो हूं तो अब मैं इस कहानी को पूरा करूंगा। कमरे के बीच एक अग्निकुंड था। मैंने वहां चारों आत्माओं की राख रखी और मंत्र पढ़े। चारों परछाइयां उभरी। उनकी चीखें, उनकी पीड़ाएं और उनका दर्द हवा में फैलने लगा। लेकिन जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक तेज प्रकाश हुआ और सब कुछ शांत हो गया। चारुलता की आत्मा सामने आई और मुस्कुराकर बोली, अब हमारा शाप टूट चुका है, धन्यवाद अयान। अब हम सभी मुक्त हैं। हवेली को पूरी तरह सील कर दिया गया। अब वो सिर्फ एक इमारत नहीं, एक स्मारक थी। उस पर एक पट्टिका लगाई गई, यहां आत्माएं नहीं रहती, यहां सच की यादें बसी है। शेखावत ने कहा, अब क्या अयान? मैंने कहा, अब मैं किसी और केस पर नहीं जाऊंगा।
रुद्रगढ़ ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी है। कभी किसी आत्मा को सिर्फ डर मत समझो, वो दर्द की कहानी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें